45th क्वेश्चन देखें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 सच दैट बीटा जो है वो अल्फा रेज़ टू पावर 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ट्रू? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए आ गया, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए हो गया। यहां से बीटा अल्फा रेज़ टू पावर 1/3 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा होगा? लिख सकते हैं, क्यूब कर दिया, बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा है, तो अल्फा की जगह आप बीटा क्यूब पुट कर दो, तो यहां से आपके पास आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड बीटा क्यूब इंटू बीटा, बीटा रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से बीटा की जो वैल्यू आपके पास है सी अपॉन ए होल रेज़ टू पावर 1/4 आ गई। यानी कि दोनों जो इक्वेशंस हैं वो बीटा के रूप में आई हुई है, दोनों इक्वेशंस आपको बीटा एलिमिनेट करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है। यहाँ से मैंने अल्फा की जगह बीटा क्यूब पुट किया और यहाँ पर भी अल्फा की जगह बीटा क्यूब, तो बीटा की पावर 4 सी बाई ए आ जाएगा, बीटा हमारे पास होगा सी बाई ए रेज़ टू पावर 1/4। ये बीटा की वैल्यू उठाओ और आप इसमें पुट करो, यहाँ सी बाई ए होल रेज़ टू पावर 3/4 प्लस सी बाई ए रेज़ टू पावर 1/4 इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई। जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जितने भी ऑप्शन यहां पर आपके पास लगभग सभी में प्लस का बी दिया हुआ है, दो में प्लस का सी, एक में प्लस का ए है। ए से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे बी जो है उसको अकेला रखना है। दोनों साइड्स को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू सी बाई ए रेज़ टू पावर 3/4, ए इंटू सी बाई ए रेज़ टू पावर 1/4 इक्वल टू माइनस बी है। लेफ्ट में आपके प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 0। अगला स्टेप है यहाँ पर जो ए गिवन है ना, इसको इन पावर्स के अंदर लेके जाना है। कहीं पर भी पावर हमारे पास 3/4 नहीं है, दोनों जगह पावर कितनी दी हुई है 1/4। तो सबसे पहले तो इस ए को आप अंदर लेके जाओ, कितनी पावर अंदर जाएगी वो देखें। पावर 3/4, तो इसको मैं ए की पावर 4/3 इंटू सी बाई ए होल रेज़ टू पावर 3/4 लिख सकता हूँ। इस ए को अंदर एडजस्ट किया पावर 3/4 के अंदर, पावर के अंदर, पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर ए की पावर कितनी है 4/3 और सारे की पावर कितनी है 3/4, तो ए की पावर क्या हो जाएगी 4/3 इंटू 3/4, ए की पावर 1। यानी कि इस ए की पावर 4/3 को जब आप इस पावर से बाहर निकालोगे तो यही आ जाएगा, नहीं आएगा? आएगा। और साथ में सी बाई ए था यहाँ पर प्लस में, इस ए को अंदर लेके जा रहा हूँ, ए रेज़ टू पावर 4 इंटू सी बाई ए और रेज़ टू पावर 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए की पावर 4 सारे की पावर 1/4 क्या आ गया ए आ गया। ठीक है, बाहर निकालोगे इसको तो बाहर आ जाएगा, प्लस का भी है इक्वल टू 0। ए की पावर ऊपर 4/3 नीचे ए है, ऊपर ए की पावर कितनी बच गई, बेस से सारा है 1/3 बच गई, बोलो। अब ए रेज़ टू पावर 1/3 हमारे पास है और सारे की पावर कितनी दी हुई है भाई, यहाँ पर आपके पास नीचे आपके पास ए था, इसका मतलब नीचे ए की पावर कितनी है 1 है, ऊपर ए की पावर क्या थी 4/3, तो एक पावर ऊपर नीचे से कैंसिल होगी, 4/3 में से एक माइनस करोगे क्या बचेगा 1/3। अब अगला पॉइंट मुझे क्या करना है, इसमें इस पावर 3 को हटाना है यहाँ से,
क्या इसको मैं a रेज़ टू पावर 1/3 c इसका क्यूब और सारे की पावर 1/4 लिख सकता हूँ, प्लस ये क्या आ गया a क्यूब c पावर 1/4 और प्लस में क्या आ गया b इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, सारे की पावर कितने की 3/4, इसको मैंने क्या लिखा a की पावर 1/3 इंटू सी इसका क्यूब कर ले और सारे की पावर क्या होगी 1/4, पावर के ऊपर पावर है तो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, इसका क्यूब करेंगे a की पावर 1/3 इंटू सी सारे का क्यूब करो, a की पावर 1/3 का क्यूब ये आया a सी क्यूब पावर 1/4 प्लस a क्यूब सी सारे की पावर 1/4 और प्लस में b इक्वल टू क्या आ गया 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन, अल्फा और बीटा जो है वो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, वहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा आ गया सी बाई ए, अल्फा और बीटा में रिलेशन दिया हुआ है, बीटा जो है वो अल्फा रेज़ टू पावर 1/3 के इक्वल है, क्यूब करेंगे बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा आ गया, अल्फा की जगह बीटा क्यूब रख लिया। तो आप ये देखें मेरे पास दो इक्वेशन आ गई जिसमें बीटा आया हुआ है और मुझे बीटा को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट की और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कैसे, या माइनस बी बाई ए, किसी भी ऑप्शन में माइनस बी बाई ए प्लस का नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे ए से मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड को ए से मल्टीप्लाई किया, फिर इस ए को अंदर लेके जाना है पावर्स में, ए को अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ए की पावर में क्या लूँ सारे के अंदर, ए की पावर 4/3 उसकी पावर 3/4, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई और वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा ए की पावर 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, और बताओ 48 बेटा इसमें एक तो हिंट था, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल आपको दी हुई है, उसमें ये कह रहा है AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 और AC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन AD, जो मीडियन AD उसकी लेंथ निकालनी है, उसके बाद कह रहा है इफ G इज द सेंट्रोइड फाइंड GA, इफ G इज centroid of triangle then G, हमेशा याद रखना, हमेशा जो सेंट्रोइड है ना ट्राइंगल का, प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, दो हिस्से वर्टेक्स की तरफ और एक हिस्सा मिड पॉइंट की तरफ। क्या होती मीडियंस, एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो सेगमेंट क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, और जहां दो मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, सेंट्रोइड। तीनों मीडियंस उसी पॉइंट से पास होंगी। मीडियंस कंकरेंट होते हैं, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंकरेंट होते हैं जिसको हम सर्कमसेंटर कहते हैं, एल्टीट्यूड्स कंकरेंट होते हैं जिसको हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। अब आपको ये देखना है AD मीडियन है, तो यहां पर जो AG या GA होगा ना वो 2/3 टाइम्स ऑफ AD होगा। अगर निकाले आपके पास ऑप्शन में आप जो आंसर्स दिए हुए हैं, दो एलिमेंट है, दो एंट्री है आंसर में, प्रत्येक आंसर में पहली जो एंट्री AD है वो बता रही है लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, और जो दूसरी मीडियन आपके पास है वो है G, और G हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2/3 टाइम्स ऑफ। तो आप इन ऑप्शंस में से ये देखो, कॉमा लगा के आपको दिया हुआ है 5/3 और 5√7/3 और दूसरा है 5/9 इंटू √7। तो क्या पहले वाले का 2/3 टाइम्स निकालूंगा तो दूसरा आएगा, पहला और दूसरा मैं किसको कह रहा हूं, 5/3 टाइम्स ऑफ √7 ये मीडियन की लेंथ है, और 5/9 टाइम्स ऑफ √7 ये G है आपका। तो क्या इसका 2/3 टाइम्स ये है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। सेकंड ऑप्शन के अंदर 5√7 का 2/3 टाइम्स निकालोगे तो 5√7 का 10
बाई 3 इंटू में √7, वो भी आपके पास ऑप्शन मैच नहीं होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा है। उसके अंदर आंसर्स आपको क्या दिए हुए हैं, 4√7 और 2/3 टाइम्स ऑफ 4√7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8/3 इंटू √7। ये आपके पास मीडियन की लेंथ आ गई और ये हमारे पास क्या होगा, जी ए, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास ये 4√7 आएगा इससे। चलो वहां तो कोई बात नहीं, हमारा पीछा छूट जाएगा आराम से, क्वेश्चन निकालना तो निकल गया। अगर ये रिलेशन आपको याद है, ध्यान रखना, वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक 2 हिस्से होते हैं और सेंट्रोइड से मिड पॉइंट तक एक हिस्सा। 2/3 टाइम्स ऑफ AD, दिस इज AD, AGA 2/3 टाइम्स ऑफ AD और GD आपके पास क्या होगा, 1/3 टाइम्स ऑफ AD। सभी मीडियंस के केस में ऐसा ही होता है। वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक 2 हिस्से और सेंट्रोइड से मिड पॉइंट तक एक हिस्सा, 1/3। आंसर तक पहुंच गई, ठीक है। इसमें मीडियन की लेंथ, केवल अगर मीडियन निकलवा लेता तो हम कैसे क्या करते हैं, इसमें एक थ्योरम है, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, समस्या आपकी कोई है उसका समाधान मिलेगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार NTSC का जो रिजल्ट है उसमें पीछे वाले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएं, ठीक है। लेकिन आपका जो सहयोग है वो उसमें अपेक्षित है। कोई भी बच्चा मतलब नेग्लिजेंसी बिल्कुल भी ना बरते, पेपर दिया उसके बाद फ्री स्टाइल में, ठीक है। रोजाना जिस बच्चे की 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी है, 4 से 5 घंटे की स्कूल आवर्स के बाद में, वो बच्चा आराम से क्रैक कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आप लोग वीक नहीं हैं। 6 से 7th में आए तो आप लोगों की छटनी हुई, 7th से 8th में आए, फिर बाइफर्केशन हुआ कि बढ़िया बच्चे एक जगह ले आओ, फिर 7th से 8th में, 8th में 9th में, 9th से 10th में। तो बेसिकली कोई बच्चा वीक नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास रखने की बात है कि हाँ जो वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन केवल सपने लेने से पार नहीं पड़ेगी, उनको हकीकत में बदलने के लिए उतनी ही जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपस में शेयर करें, जो बच्चा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, भैया आप घर जाके कितनी देर पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, हेल्दी डिस्कशन आपस में, और वहाँ से देखो कि अपने आप आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जब ये इस पोजीशन के ऊपर है इसका मतलब इतनी मेहनत कर रहा है, तो मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तभी रिजल्ट एग्जिस्टेंस इसकी, और मैं पिछड़ रहा हूँ, XYZ कोई भी हो तो उसके ऊपर काम करें आप। ये 2 महीने का टाइम आपके पास, पूरे पिछले 6 महीने जितनी मेहनत आपने की है उससे डबल मेहनत इन 2 महीनों में कर जाओ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और जो कॉन्फिडेंस आएगा ना अगले 2 साल के लिए, तो मान के चलो बिल्कुल अगले 2 साल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, अपने ऊपर विश्वास आ जाएगा, मैं कर सकता हूँ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत तो कुछ होगा नहीं। कोई भी ट्रायंगल आपके पास गिवन है ABC, इसकी जो मीडियन है ना, इसमें AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। इसको आप 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस में BD की जगह CD भी कर सकते हैं, क्योंकि BD और CD आपस में इक्वल है। AD जो है वो हमारे पास क्या है, मीडियन है। AD हमारे पास क्या है, मीडियन है। ये रिजल्ट आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो सभी में वैलिड होगा। अपोलोनियस थ्योरम के नाम से रिजल्ट, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, 2 टाइम्स प्लस में BD की जगह CD भी आ सकता है, बिल्कुल सही। ये रिजल्ट आपने अप्लाई किया क्योंकि हमारे पास AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और BD भी दिया हुआ है, अपने आप AD निकल जाएगी, अपने आप AD की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ये रिजल्ट लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा, फ्यूचर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए निकालना है, निकलना चाहिए। इसको अगर आप प्रूव करना चाहें प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहां से A से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो डेफिनेटली जो मीडियन होगी
वो अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर भी होगी। ए ई परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। आपको यहां से AB का स्क्वायर निकालना है, AC का स्क्वायर निकालना है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देना है। AB का स्क्वायर क्या रहा है? AB का स्क्वायर इक्वल टू फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AEB, AE का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर क्या आ गया? AC का स्क्वायर AE का स्क्वायर प्लस में EC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। वर्टेक्स A से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं AB और AC, तो D और E कोइंसाइड करेंगे। D और E क्या होंगे? कोइंसाइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपके पास D और E दोनों पॉइंट एक जगह हैं। अब आपको यहां से AE BE सबको एलिमिनेट करना है। AE की वैल्यू यहां से निकालो। क्या AE स्क्वायर यहां से, इसको मैं AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर लिख सकता हूं। इट इज इक्वल टू AD स्क्वायर और माइनस में क्या आ गया? DE स्क्वायर। अगले स्टेप में DE, ये DE है, क्या DE को DE हमारे पास है DE आपके पास ये डिस्टेंस है, इसको क्या मैं BE माइनस BD लिख सकता हूं? बोलो भाई, यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाई करेंगे इसको। AD स्क्वायर माइनस में DE स्क्वायर, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? AD स्क्वायर। ये आपके पास केस था, इसके अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। AB स्क्वायर में तो इट इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर। आपको ब्रेक करना है BE को, उसके बाद आपको ब्रेक करना है EC को। EC की जगह क्या लिखेंगे? DC माइनस D। और यहां पर आपके पास क्या था? दूसरा ऑप्शन क्या था? AE स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? इसका स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज होगा AD का स्क्वायर माइनस में D का स्क्वायर, और प्लस में साथ में BE को मैं ब्रेक कर रहा हूं, BD प्लस D। इसी प्रकार यहां पर लोग AE का स्क्वायर तो सेम है, यही इट इज इक्वल टू AD स्क्वायर और माइनस में DE स्क्वायर प्लस में EC, E से लेकर C तक की जो डिस्टेंस उसको मैं क्या लिख सकता हूं? EC का स्क्वायर दिया हुआ है इसके अंदर, इसके रूप में नहीं, इनकी ब्रेक करो। इसमें ब्रेक करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, उसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूं? D। तो ये आपके पास आ जाएगा DC और माइनस का D। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। AD स्क्वायर माइनस का DE स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दो, BD स्क्वायर प्लस का DE स्क्वायर, और प्लस का आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BD इंटू D। ये यहां से आ गया। अब इसको यहां आपके पास माइनस का DE स्क्वायर है, प्लस का DE स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसी प्रकार ये आपके पास आएगी AB स्क्वायर की वैल्यू। इसी प्रकार AC स्क्वायर की वैल्यू AD स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन करो, प्लस का DC स्क्वायर और प्लस का DE स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ DC इंटू D। ये माइनस DE स्क्वायर से प्लस DE स्क्वायर कैंसिल। अब इन दोनों को ऐड कर लो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या आ गया? AD स्क्वायर यहाँ पर है, AD स्क्वायर यहाँ पर है, 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। यहाँ BD स्क्वायर है, यहाँ DC स्क्वायर है। AD मीडियन होने की वजह से BD और DC आपस में, AD मीडियन है ना, तो BD और DC आपस में इक्वल है। इसमें BD स्क्वायर आया हुआ है, इसमें DC स्क्वायर आया हुआ है, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ DC स्क्वायर। इस टर्म से ये वाली टर्म क्या होगी? कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर BD आया हुआ है, यहाँ क्या आया हुआ है? DC, और BD और DC आपस में इक्वल है। एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की। तो अल्टीमेटली मेरे पास रिजल्ट आ गया, 2 कॉमन निकाल लिया। ये रिजल्ट मैंने शुरू में लिखा। प्रूफ छोड़ो, कोई बात नहीं, प्रूफ याद रहे ना रहे वो सब्जेक्टिव लेवल की बात है, और वो भी इसमें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सब्जेक्टिव। लेकिन ये रिजल्ट आपको जरूर याद रखना है, AB प्लस AC का स्क्वायर। अब मान लो यही रिजल्ट आपसे कहते हैं कि BE मीडियन है, उसकी लेंथ निकालो, फिर क्या करेंगे? अब यही रिजल्ट क्या रूप ले लेगा? ये नहीं कि मेरे से AD मीडियन की लेंथ निकल गई तो मैं निकाल दूं, बाकी ना निकाल दूं। अब यही रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? BA का स्क्वायर
प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी ई स्क्वायर और प्लस में ए ई या ई सी दोनों आपस में इक्वल है। ये रिजल्ट आ गया। यानी कि जो मीडियन है वो कौन से वर्टेक्स से पास हो रही है, बी से। तो उस वर्टेक्स से पास होने वाले जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम इट इज इक्वल टू ट्वाइस, किसका ट्वाइस, मीडियन की जो लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस में ये अपोजिट जो साइड है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है किसी एक का स्क्वायर, बीडी और डी। अगर मीडियन आपके पास सी से क्रॉस हो रही है, सी को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हो, तो यही रिजल्ट क्या ले लेगा, सपोज ये पॉइंट एफ है तो आपके पास आएगा सी ए का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी एफ का स्क्वायर प्लस में एफ बी कह दो या ए एफ कह दो, एफ बी का स्क्वायर। अपोलोनियस थ्योरम के नाम से रिजल्ट है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। इस केस में कोई भी मीडियम उसकी लेंथ आपसे निकलवा सकता है, तीनों साइड से अगर दी हुई है तो ये आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 47 निकाल लिया, 47 हो गया था। और बताएं, मतलब ये नहीं कि भी किस भी बच्चे ने निकाले हैं, डाउट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डाउट इसके डिस्कस कर सकते हैं। देखें 58 2 कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। दो कार हैं जो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है फ्रॉम द सेम प्लेस। एक ही पॉइंट से उन दोनों ने मूवमेंट स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है दोनों के दोनों। फर्स्ट गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट जो कार है उसकी स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सेकंड गोज एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर एंड इंक्रीजेज द स्पीड बाई 1/2 किलोमीटर पर आवर ईच सक्सीडिंग आवर। सेकंड जो कार है उसने शुरुआत किस स्पीड से की है, 8 किलोमीटर पर आवर, और हर घंटे में उसकी जो स्पीड है वो आधा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी हावर्स विल द सेकंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार इफ बोथ कार्स गो नॉन स्टॉप। भाई कितने घंटे बाद क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट जो कार है, फर्स्ट कार मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड कार मूव्स और covers 8 kilometer distance in first hour, 8.5 kilometer distance in second hour and so on. थर्ड आवर में 9 किलोमीटर डिस्टेंस इन थर्ड आवर। तो सेकंड जो कार डिस्टेंस कवर कर रही है कंसेक्यूटिव आवर्स में, क्या वो डिस्टेंस 80 नहीं बना रहे, बोलो क्या आएगा हमारे पास, लेट द टू कार्स, लेट द सेकंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार in n hours। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन n hours ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन n hours।
सेकंड जो कार डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्टेंस किसमें है? एपी में। सेकंड कार जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्टेंस किसमें? एपी में। तो इसका मतलब उस सेकंड कार ने एन हावर्स में कितनी डिस्टेंस कवर की? उस एपी की एन टर्म्स पर। ग्रेटर देन भाई उसके अंदर हम चेक करेंगे ना, हमारे पास एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। ओवरटेक का मतलब क्या है कि वहां पर हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर आवर के अंदर, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद बताएंगे, ठीक है? पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं उसके बाद बताएंगे इसका रीजन क्या है। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन एन हावर्स क्या आएगा? n/2 2 into 8 n - 1 into 1/2 एपी के एन टर्म्स का सम। सेकंड कार जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्टेंस किसमें है? एपी में। एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 8 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। मीटर और किलोमीटर में विशेष ध्यान रखना, कभी आपस में मीटर और किलोमीटर की वजह से प्रॉब्लम हो जाए। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमसे आंसर हावर्स में पूछा है, एग्जैक्टली कितने घंटे बाद जो हमारे पास सेकंड कार है वो इसको ओवरटेक कर जाएगी। तो एग्जैक्टली हावर्स के अंदर हो सकता है कि एन हावर्स में एग्जैक्टली 8, 7, 10, 12 घंटे में दोनों सेम डिस्टेंस कवर करें, और जैसे ही वो घंटा कंप्लीट हो उसके तुरंत बाद वो कार उससे आगे निकलेगी, ठीक है? तो हो सकता है कि हावर्स हमारे पास पूरे आ रहे हैं। कवर्ड जो डिस्टेंसेज है एन हावर्स के अंदर वो दोनों की सेम भी आ सकती है, और उसमें सेकंड जो कार है उसने जो एन हावर्स में डिस्टेंस कवर की वो फर्स्ट कार ने एन हावर्स में जो डिस्टेंस कवर की है उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमसे आंसर मांगा है एग्जैक्टली कितने हावर्स में हमसे आंसर मांगा है कि कितने हावर्स में जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार को ओवरटेक कर जाएगी। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10n। 10n कैसे आया? क्योंकि जो फर्स्ट कार है वो तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, वो n आवर्स में कितने डिस्टेंस कवर करेगी? 10n। चलो n नॉन जीरो है, n से n कैंसिल, नॉन जीरो इसलिए कैंसिल हो गया। अगर हमें इक्वल टू 0 पुट करके इसके रूट्स निकालने होते तो उस केस में इस प्रकार कैंसिल नहीं करेंगे। n नॉन जीरो है इसलिए दोनों साइड्स को n से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव है। 2 को हटाओ 16 प्लस n - 1 into 2, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है? यहां से हमारे पास क्या आ रहा है? n - 1 into 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये 2 इधर आके 8, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? यानी कि n हमारे पास क्या होगा? 9। अब हो सकता है कि यहां से जो n की वैल्यू है ना वो आ जाती है n ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज 70/8, ठीक है? ग्रेटर देन क्यों लिया? n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो चलो एग्जैक्ट आ गया n ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अगर n हमारे पास आ जाता कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 70/8, लेकिन n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ आवर्स, कि कितने हावर्स में सेकंड जो कार है वो फर्स्ट कार को ओवरटेक करेगी। तो उस नंबर ऑफ आवर्स यानी कि आंसर हमें कंप्लीट नेचुरल नंबर फॉर्म में देना है। तो n हमारे पास क्या होगा? इससे बड़ा। अब इससे बड़ा पहला नेचुरल नंबर कौन है? इससे बड़ा और पहला नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा? 9। लेकिन बाई चांस हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? n ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या होगा कि एग्जैक्टली 9 आवर्स के अंदर, अब दोनों और फर्दर n हमारे पास इक्वल टू n इक्वल टू 9 लेने का मतलब क्या है कि जब मैं 9 आवर्स के अंदर दोनों द्वारा कवर्ड डिस्टेंस निकालूंगा वो एग्जैक्टली सेम होगी, एग्जैक्टली सेम, यानी कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर कर ली। कितने घंटे में? 9 घंटे में। और क्योंकि सेकंड कार की स्पीड 9 घंटे बाद कितनी हो जाएगी? सेकंड कार की जो स्पीड है वो 9 घंटे बाद कितनी हो जाएगी? अरे हर 1 घंटे में उसकी स्पीड में कितना इजाफा हो रहा है? आधा किलोमीटर, ठीक है? तो फर्स्ट आवर के बाद उसकी स्पीड क्या है? 8.5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे 9 आवर्स के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 12 या 12.5? 12. इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली जहाँ 9 घंटे कंप्लीट होंगे वहाँ सेकंड कार की जो स्पीड है वो फर्स्ट कार की स्पीड से ज़्यादा है। एग्जैक्टली 9 घंटे बाद अगर दोनों दूसरी कार की स्पीड भी यूनिफॉर्म हो जाए तो भी उस 9 घंटे बाद सेकंड कार की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो कार जैसे ही 9 घंटे कंप्लीट होंगे, क्योंकि 9 घंटे में दोनों द्वारा कवर डिस्टेंस कैसी आ रही है? सेम। तो जैसे ही 9 घंटे कंप्लीट होंगे तो वहाँ से क्या होगी? सेकंड जो कार है फर्स्ट को ओवरटेक करेगी।
ओवरटेक करने का मतलब है जस्ट क्रॉस, ठीक है। और बताओ 57। बेटा एक थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, इन ट्रिक्स के ऊपर ही काम करना है। सम टू एन टर्म्स द सीरीज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ये सम निकालना है। इस सीक्वेंस की एन टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। इफ n इज इवन, इफ n इज ओड। अगर n इवन हुआ तो ग्रुपिंग बन जाएगी, एक टर्म प्लस साइन के साथ एक माइनस के साथ। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर n ओड है तो लास्ट में क्या बचेगा, किसी ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर बचेगा, किसी ओड नेचुरल नंबर का क्या बचेगा, स्क्वायर। सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो n ओड हुआ तो यहां पर ग्रुपिंग बढ़ने के बाद लास्ट में क्या बचेगा, एक ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर बचेगा लास्ट में। n अगर ओड है तो टोटल अगर 21 टर्म है तो पहली जो 20 टर्म है उसके तो 10 ग्रुप बन जाएंगे, एक का स्क्वायर प्लस के साथ, एक का स्क्वायर माइनस के साथ, एक का स्क्वायर प्लस के साथ, एक का स्क्वायर माइनस के साथ। लेकिन जो 21वीं टर्म है लास्ट में 21 का स्क्वायर वो अलग बचेगा। और 20 टर्म्स तक हमारे पास कितने ग्रुप बन गए, 10 ग्रुप बन गए। प्रत्येक ग्रुप में एक टर्म कौन सी आ रही है, पॉजिटिव, और एक टर्म नेगेटिव। फैक्टर बनाओ आप, 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, 5 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 6 एंड सो ऑन। एन इवन उस केस में डिस्कस कर रहा हूं मैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, पहला फैक्टर, एक फैक्टर प्रत्येक प्रोडक्ट में -1 है, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1। इस -1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2, आगे से 3 प्लस 4, आगे से 5 प्लस 6 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स होंगी, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स। पहली 2 टर्म थी, फैक्टर बनाए, प्रोडक्ट फॉर्म में एक टर्म आ गई। पहली 2 टर्म मैंने एक साथ ली, फैक्टर बनाए तो प्रोडक्ट फॉर्म में 2 की एक टर्म बन गई। उसमें से पहला फैक्टर हर जगह से कॉमन जा रहा है, 1 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ये माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया। तो जो 2 टर्म्स की एक टर्म बनी थी वो वापस किस में चेंज हो गई, 2 में चेंज हो गई। अरे ये वाला जो मैंने पहले 2 टर्म ली थी इसके फैक्टर बनाए 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 -1 है, 3 माइनस 4 -1 है, 5 माइनस 6 -1 है। बेटा एग्जाम में ठीक है आपने तुक्का मार दिया, आंसर आ गया, कुछ भी, ये नहीं कि मेरा आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। कई बार उसमें ऐसा होता है कि अंदाजे से आप आंसर दे रहे हो तो उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी केवल 25% ही है, ठीक है ना। तो हम हमेशा उस 25% के साथ होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लक अगर ठीक नहीं है तो उसमें हो सकता है कि ठीक होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। हमने जो इनकरेक्ट होंगे से कोई एक ऑप्शन जो टिक कर दिया, तो लास्ट में आपके पास -1 तो बाहर है। ये n नेचुरल नंबर्स, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का सम आ गया। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 और बाहर नेगेटिव है। लेकिन ये कब होगा, जब n हमारे पास कैसा है, n हमारे पास कैसा है, ठीक है। n अगर ओड है तो क्या होगा, इस टाइप की ग्रुपिंग आ जाएगी। और लास्ट में अलग क्या होगा, आप कहोगे सर अगर n ओड है तो ये सम क्या आएगा, पीछा छोड़ के आंसर आ गया, ये नहीं। अगर n ओड है तो हमारे पास ये सम क्या होगा, इफ n इज ओड तो यही सम आपके पास 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा भाई? n ओड है तो जितने भी ओड नेचुरल नंबर है क्या उनका स्क्वायर प्लस साइन के साथ नहीं है? तो अगर n ओड हुआ तो लास्ट में n ओड होने की वजह से लास्ट टर्म क्या होगी? n स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या होगी? n स्क्वायर। अब यहां तक कितने नेचुरल नंबर कितने यहां पर आपके पास जो टर्म्स आ गई? लास्ट टर्म छोड़ दी मैंने, लास्ट टर्म छोड़ दी तो इससे पहले कितने टर्म हो गई? n माइनस 1। n ओड है तो n माइनस 1 कैसा होगा? इवन। और इवन जो टर्म्स हैं वो फिर से ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगी। प्रत्येक 2 टर्म एक साथ ली थी मैंने, कितने ग्रुप बने थे? n ग्रुप। यहाँ टर्म्स की संख्या कितनी? n माइनस 1। n माइनस 1 उसमें से 2 को एक साथ लेके मैं ग्रुप बनाऊंगा, कितने ग्रुप बन जाएंगे? n माइनस 1/2। अरे टोटल 20 टर्म है, 2 को एक साथ लेके ग्रुप बना रहे थे, कितने ग्रुप बने? 10। तो टोटल इवन n ओड है तो लास्ट तो आपके पास ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ये तो अलग रहेगा, ये किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो यहाँ पर ग्रुपिंग में चेंज हो जाएंगी। इसके फैक्टर बना ली मैंने 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2 प्लस में वही 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। इसमें से इसको घटाओगे, n माइनस 2 में से n माइनस 1 घटाऊंगा -1 और इसके साथ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 और लास्ट में n स्क्वायर है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये -1 ये -1 और ये बड़ा -1 सब में से क्या आ गया कॉमन? तो -1 तो मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2 3 प्लस 4 5 प्लस 6 n माइनस 2 प्लस n माइनस 1। बता सकते हो क्या आएगा? पहले जो n माइनस 1 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है उनका क्या आ गया? n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 n बाई 2। इस सारे के साथ क्या दिया हुआ है? नेगेटिव। और लास्ट में अलग से। अब क्या करना है? इसका एलसीएम लेना। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है? क्या जाएगा? n स्क्वायर माइनस n, बाहर नेगेटिव है, माइनस का n स्क्वायर प्लस का n और प्लस का 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n कॉमन आ गया। अगर इस सीरीज के अंदर टर्म्स की संख्या ओड दी हुई है, इस सीरीज में टर्म्स की संख्या कैसे दी हुई है? ओड। तो उस केस में इसकी n टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा? n इंटू n प्लस 1/2। ये नहीं कि ठीक है इवन का क्वेश्चन हमारे पास आंसर मैच हो गया, बात खत्म। अब जिस बच्चे ने ये भी सोचा कि अगर n ओड होता तो क्या होता, तो इस सीरीज के n टर्म्स का सम कैसे निकालता? मतलब आंसर आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, पूरे नंबर भी आ गए। फिर भी अगर आपको ये लगे कि भाई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बाई चांस चलो मेरा आंसर इसके अंदर मैच होगा लेकिन फिर भी मैं डाउटफुल हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं, तो उस क्वेश्चन को पूछें, ठीक है, समाधान आपको मिलेगा। क्योंकि एग्जैक्ट जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचना जरूरी है। तुकबंदी एक आध जगह काम दे देती है लेकिन हर जगह पार नहीं पड़ेगी। और है तो कोई बताओ? 49। देखो, ए पॉइंट विद इन इक्विलेटरल ट्राइंगल होज पेरीमीटर इज 30 मीटर। आपके पास कोई पॉइंट दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 30। जितने भी पेपर हो चुके ना, वो सारे के सारे पेपर जो बच्चा एक्टिव है कि हाँ मुझे गुंजाइश नहीं छोड़नी किसी भी हालत में, विशेष रूप से जो मेजर टेस्ट हुए हैं पूरे सिलेबस के और अब जो टेस्ट होते जा रहे हैं, ऐसे सुरक्षित रहें सारे के सारे पेपर, इनका ऐसा कलेक्शन सा तैयार हो जाए कि कल जो पेपर हुआ था सब्जेक्ट वाइज वो सारा का सारा मैंने सोल्व कर दिया,
पेपर मेरे पास होगा नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते इसमें, और हिंट्स और सॉल्यूशंस मेरे पास होंगे। विशेष रूप से जो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, विशेष रूप से जिस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आई थी टेस्ट वाइज वो क्वेश्चन जरूर निकले हुए हैं, क्योंकि दोबारा रिवाइज करोगे वो मेरे लिए ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर उस क्वेश्चन की ट्रिक मुझे याद नहीं है तो नहीं निकलेगा, और वो क्वेश्चन आपने नोटबुक में निकाल लिया। रिवाइज करते इसमें सबसे पहला पेपर लिया, उसमें ये क्वेश्चन ट्रिकी था मेरे को, नोटबुक मेरे पास से देख लिया। 2-3 बार ऐसा करोगे तो फिर वो ट्रिक आप भूलोगे नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सही तरीका ये है, सही तरीका कि जैसे ही पेपर कंप्लीट होता है तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं घर जाके अपनी नोटबुक में निकालूंगा। केमिस्ट्री बायो में डायरेक्ट क्रैम की हुई क्वेश्चन है, याद है, कोई दिक्कत नहीं है। नया क्वेश्चन कोई भी लगे, नया कॉन्सेप्ट जिस भी क्वेश्चन में यूज हो रहा है, टेस्ट दिस, रेट दिस, और उसमें ये क्वेश्चन पेपर मेरे साथ हो और जो मुश्किल क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन मेरे पास आए, ताकि जब मैं दोबारा रिवाइज करूंगा इतना कलेक्शन आपके पास आ जाएगा क्वेश्चंस का कि उससे बाहर आने की संभावना नहीं होगी। तो जब भी मैं रिवाइज करूंगा तो मेरे पास नोटबुक होगी, मेरे पास पेपर होगा, सबसे पहले वो क्वेश्चंस निकल जाएंगे। MTG हो गई, ठीक है, LN हो गया, रेजोनेंस हो गया, बुक हो गई, सारा सब कुछ, और बाहर कहाँ जाएगा। ऐसे दिन एकदम आसमान से टपक जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो जुनून पैदा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। पॉइंट दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका पेरीमीटर गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल उसका पेरीमीटर गिवन है 30 मीटर सेंटीमीटर जो भी है। साइड क्या आ गई, साइड इक्वल टू 10 मीटर। कोई पॉइंट है इसके अंदर, वो एक साइड से 2 मीटर डिस्टेंस पर है, दूसरी साइड से 3 मीटर डिस्टेंस पर है, तीसरी साइड से इसकी डिस्टेंस निकाल दी है, वो मैंने सपोज यहाँ पर ऐसे लिखी। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट दिया हुआ है उसकी तीसरी साइड से डिस्टेंस मैंने h अज्यूम कर ली। ये साइड भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। आप इस इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया निकालो, इसको 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके। ये सपोज जो पॉइंट P था, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB क्या आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 3 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC 1/2 इंटू 10 इंटू 2 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC 1/2 इंटू 10 इंटू h आ गया। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब तीनों ट्राइंगल्स का मैंने एरिया निकाल के ऐड कर दिया तो पूरी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, √3/4 a स्क्वायर। व्हाट इज इट 10 का स्क्वायर 100 25 √3। ठीक है, इक्वेशन आ गई जिसमें h अपीयर हो रहा है, यहाँ से h की वैल्यू कितना है 15, यहाँ से +10 25 परली तरफ जाके -5 क्या आ गया 25 √3 और माइनस का 25 कॉमन निकाल लिया, √3 माइनस ये 5h, h क्या आ गया 5 इंटू √3, यानी कि तीसरी जो साइड है उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो तीसरी साइड से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई 5 टाइम्स ऑफ √3। ठीक है, और कोई 50 sum of n terms of 2 APs ratio sum of n terms of 2 APs, दो APs जो हमारे पास हैं उनकी n टर्म्स के सम का रेशियो कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6।
5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6। दो एक पीस की एन टर्म्स जो है उनका रेशियो, सम का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द टू एक पीस इज दिस 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6। अब ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, जो दो एपीज हमारे पास हैं उनकी 18 जो टर्म्स है, 18th जो टर्म है, 18th टर्म, उसका रेशियो निकालना है। A1 + 17D1, A2 + 17D1। व्हाट आर A1 एंड D1? फर्स्ट जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। A2 और D2 क्या है? सेकंड जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। A2 सेकंड टर्म नहीं है। A1 and A2 are first term of two APs. D1 and D2 are common difference of two APs respectively. देखो यहां पर टर्म्स का रेशियो है, इसमें हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर काम करने की कोशिश ना करें कि इसको 2n-1 2n+1/2 किससे रिप्लेस करना है, क्या करना है, निकाल के देख लो। छोटा सा क्वेश्चन है, गलत निकालने से अच्छा है इसको निकाल के देख लो। मैं इस टर्म्स के रेशियो को सम के रेशियो में चेंज करूंगा। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है कि किसी भी एपी की एन टर्म्स का सम निकालते हो तो उसमें क्या आता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी आता है। यानी कि मुझे जो फर्स्ट टर्म का मल्टीपल 1 है वो मल्टीपल 1 की बजाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो है 2a1 + 34d1, 2a2 + 34d2। क्या रेशियो के ऊपर कोई फर्क पड़ा? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। कुछ नजदीक आ गए सम के। सम वाला जो फॉर्मूला है उसमें डी का मल्टीपल क्या होता है, n-1। यहाँ डी का मल्टीपल कितना है, 34। इसका मतलब n कितना हुआ, 35 हुआ। n कितना हुआ, 35। तो इसमें अगर नंबरेटर को मैं 35/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2a + 35 - 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई नीचे 35/2 2a2 + 35 - 1 इंटू d2। जो रेशियो ये है क्या, वो ये है। यहां से यहां कैसे आएंगे, ऊपर नीचे 35/2 से क्या कर दिया, डिवाइड, यहाँ आ गए। यहां से यहां कैसे आएंगे, 2 ऊपर से कॉमन, 2 नीचे से कॉमन और आपस में कैंसिल। क्लियर होगी बात? मतलब रेशियोज जो थे वो एजिड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा उस रेशियो के ऊपर। लेकिन जो ट्रम का रेशियो था, ट्रम का रेशियो था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये बता सकते हो? उसका नंबरेटर क्या है, सम ऑफ 35 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, और ये क्या है, सम ऑफ 35 टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 18th टर्म का रेशियो था वो दोनों एपीज की 35 टर्म्स के सम के रेशियो में चेंज हो गया। इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सम ऑफ 35 टर्म्स ऑफ द टू एपीज, और वो निकाला जा सकता है। ये रेशियो निकाला जा सकता है कैसे, बाई पुटिंग n = 35। इसमें n की जगह 35 पुट करते ही ये रेशियो में आराम से निकाल सकता हूं। तो n की जगह 35 पुट करूंगा, क्या आएगा, 35 × 5 175 + 4 179 डिवाइडेड बाई 35 × 9 35 × 10 क्या आता है, 350। उसमें से 35 घटा दो, 315, और उसमें 6 और ऐड करेंगे, 321। तो रिक्वायर्ड जो रेशियो हमारे पास वो कितना है, 179/320। ट्रम का रेशियो दिया हुआ है, ट्रम का रेशियो दिया हुआ है, और उस केस में आपको सम का रेशियो दिया हुआ है और ट्रम का रेशियो निकालना है।
सम का रेशियो दिया हुआ है और ट्रम का रेशियो निकालना है अब सॉर्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 18th जो ट्रम है, दोनों एपीज की 18th ट्रम का रेशियो किसमें कन्वर्ट हुआ, दोनों एपीज की 35 ट्रम्स के सम के रेशियो में। 35 कैसे आया, 18 का डबल करो और उसमें से 1 माइनस करो। n ट्रम्स के सम का रेशियो दिया हुआ है, n ट्रम्स के सम का रेशियो दिया हुआ है और आपको 20वीं ट्रम्स का रेशियो निकालना है। तो उस सम के रेशियो में n की जगह क्या पुट करने से, 20 गुणा 2 घटा 1, 20 गुणा 2 घटा 1, यानी कि अगर आपको इन दोनों एपीज की 20वीं ट्रम का रेशियो निकालना होता तो मैं n की जगह क्या पुट करता, 20 गुणा 2 माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार सम का रेशियो दिया जा सकता है। सम का रेशियो आपसे पूछ लेगा, यहां पर तो ये कह रहा है कि भी हमारे पास ट्रम्स का रेशियो दे दिया आपको, ये 2 एपीज हैं, उनकी nth ट्रम का रेशियो ये दिया हुआ है, उनकी 20 ट्रम्स हैं, उनके सम का रेशियो निकालो, 10 ट्रम्स के सम का रेशियो निकालो। इस क्वेश्चन में सम का रेशियो गिवन है और ट्रम का रेशियो निकलवा रहा है। कन्वर्स में क्या कहेगा, ट्रम का रेशियो दे देगा, रेशियो ऑफ द nth ट्रम ऑफ द 2 एपीज इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर sums of 10 terms, 15 terms, 20 terms and so on। ट्रम्स का रेशियो गिवन है और सम का रेशियो निकालना है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, मतलब ये चीजें बार बार नहीं आएंगी, अब कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं, उनको बार बार रिवाइज करवा पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चे की फेयर नोट होगा। बिल्कुल शुरुआत है, पहला टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ, अब दोनों का कंबाइंड सिलेबस आना है बेटा, इस जुनून के साथ। ठीक है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जिस दिन ये सोच लिया कि मैंने करना है तो वो काम होगा, और ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ये तो फिर पार नहीं पड़ेगी। भगवान भरोसे छोड़ दिया तो पार नहीं पड़ेगी। जो कुछ भी नया मिला मुझे इस टेस्ट में, वो आपके पास डिक्टेट हो, रिकॉर्ड हो उस चीज़ का। ये क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट से इसमें, इन क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम आई थी, वो नोट हो गई। मतलब बहुत बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ रिवाइज करने का। 2 महीने का टाइम है, बार बार उन चीज़ों को भूलोगे, ह्यूमन नेचर है। मुश्किल जो चीज़ है वो एक बार आपने निकाली, छोड़ दी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हर बच्चे की कैपेसिटी है। कोई उसको 1 महीने याद रख लेगा, कोई 10 दिन में भूल जाएगा, कोई 20 दिन में भूल जाएगा। जो 10 दिन में भूल रहे हैं वो 1 महीने तक आने का मतलब उसको 1 महीने में कम से कम 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर वो 1 महीने तक नहीं बोलेगा उन चीज़ों को। मेहनत बढ़ा दो भाई, मेहनत बढ़ा दो। जो बच्चे टॉप 10, टॉप 5 में सर्वाइव कर रहे हैं, वो अगर 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो जो टॉप 20 में 4 की जगह 6 घंटे कर दो। कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोल दिया, हवाई किले बनाने से पार नहीं पड़ेगी, फील्ड में तपस्या करनी पड़ेगी, शरीर को तपाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही शानदार होंगे। अब नहीं, अगले 2-2.5 साल के बाद, +2 के बाद जब आप जाओगे, सारे ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा कि आप किसी रास्ते पर जा सकते हो। इस ट्रैक पे जा सकता हूँ, इस पे जा सकता हूँ, इस पे जा सकता हूँ, चॉइस आपकी होगी। और मार्क्स अगर लिमिटेड है, चॉइस खत्म, बाकी तो जाने लायक ही नहीं हूँ। किसी भी ट्रैक पे जाने लायक ही नहीं हूँ, मेरे लिए तो एक रास्ता है बस, ये इस पर चलूँगा तो, अदरवाइज फुल स्टॉप। माँ बाप कहाँ तक कोऑपरेट करेंगे? माँ बाप कोऑपरेट केवल उस समय तक कर रहे हैं जब आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। कड़वा सच बता देता हूँ बेटा, बहुत खून पसीने की कमाई है, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में, और उसको कि ठीक है बेटा आराम से महीने साल के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये लग जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से कोई ऐसा पेरेंट नहीं होगा, सभी मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड है कि ठीक आराम से मौज लिए जाते, महीने के 1 लाख भी अगर उड़ाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका रिस्पॉन्स आपके साथ है, कोऑपरेट करेंगे। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है बेचारों की, फिर भी कोशिश करेंगे कि बच्चा कामयाब हो जाएगा। जो दिन हमें देखने पड़े वो हमारे बच्चों को ना देखने पड़े। लेकिन वो कब होगा? जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ
बच्चा सही ट्रैक पे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है उनका। अब इस इन्वेस्टमेंट को आप डुबोगे या रिटर्न के साथ वापस करोगे, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इन्वेस्ट है, कोई भी बिजनेस है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, पता नहीं आगे क्या होगा, लाभ हो गया, प्रॉफिट या लॉस, लेकिन अपनी तो हम कोशिश करें, बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा। रिजल्ट हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में मेहनत है, हम मेहनत कर सकते हैं। और जिसने मेहनत की है, रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आया, कभी भी नेगेटिव नहीं आया, लेकिन मेहनत करने का जुनून तो हो। अभी मैं बात कर रहा था, इसके अंदर आपको सम का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो nth टर्म ऑफ 2 एपीज। सपोज ये 5n + 4 ये मिलते हैं 9 + 6, और हमसे के फाइंड द रेशियो